नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जुडिशरी सीरीज में हम देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का रीसेंट ऑर्डर, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नेसेसरी हो चुका है। कोर्ट कहता है कि देयर इज अ नीड फॉर अ कोड कॉमन टू ऑल इन द कंट्री एंड आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ पे कोर्ट का कहना है कि अब जिस तरह के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, जिस तरह के फैमिली लॉ के इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नेसेसरी रिफॉर्म है भारत के इस फैमिली मैटर्स में। अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो यूथ है वो अलग अलग कम्युनिटीज से आते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, इंटर ट्राइबल मैरिजेस हो रही हैं, अलग अलग रिलीजन से मैरिजेस हो रही हैं, और ऐसे केस में एक यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत नेसेसरी है। अदरवाइज ये जो पर्सनल लॉज हैं ये बहुत ज़्यादा बॉटलनेक्स क्रिएट करते हैं बाद में फैमिली को डिसॉल्व करने में या इनहेरिटेंस के मैटर्स में। तो इसलिए यहाँ पे कोर्ट ने बहुत क्लियर बोला है कि एक यूसीसी लाना नेसेसरी। आपको याद होगा यूसीसी पे हमने एक वीडियो प्रीवियस मंथ ही किया था। आप वहाँ पे पूरे डिटेल में यूसीसी के प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा क्या हुआ और क्या इस केस के फैक्ट्स रहे हैं। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते डिजाइन किए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए हुए हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं वो सारे आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखते हैं कि कोर्ट ने कहा क्या है। कोर्ट ने कहा है कि जो इंडियन सोसाइटी है वो थोड़ी सी ग्रेजुअली जो है, थोड़ी सी क्या, वो ग्रेजुअली जो है होमोजेनस बनती जा रही है। होमोजेनस मतलब सिमिलैरिटी आती जा रही है लोगों के रहन सहन में। जो भी हेट्रोजेनिटी थी, जो भी यहाँ पे डाइवर्सिटीज थी, अब वो जो सब हटते जा रहे हैं। ट्रेडिशनल बैरियर्स जो हैं वो हटते जा रहे हैं। रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट के जो बैरियर्स हैं वो स्लोली डिसिपेट होते जा रहे हैं, और ऐसे में एक कॉमन कोड का आना नेसेसिटी फील हो रहा है। ये चीज कोर्ट ने कहा भी कि आर्टिकल 44 भी इसी होप को एक्सप्रेस करता है और कहता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये यूसीसी जो एक होप बन के ना रह जाए, इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया, गवर्नमेंट को कन्वे किया कि आप जल्दी यूसीसी लाने की तैयारी कीजिए या फिर प्रोविजंस देखिए कैसे यूसीसी को लाया जा सकता है। इस केस में कोर्ट ने एक पुराने इंपॉर्टेंट जजमेंट मिसेस जॉर्डन डिंगडे को भी साइट किया और कहा कि कैसे 1985 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूसीसी नीड ऑफ द आवर बन चुकी है। अगर 1985 में वो नीड ऑफ द आवर थी तो 2021 में तो वो बहुत नेसेसिटी है। एक बार देख लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं। आर्टिकल 44 क्लियर मेंशन करता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये एक डीपीएसपी की तरह डाला गया है। इसके प्रोज एंड कॉन्स और क्यों डीपीएसपी पे डाला है हमने एक अलग वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ बस यही बात है कि कोर्ट बार बार ये कहता है कि हम देखो डीपीएसपी को तो इन्फोर्स नहीं कर सकते, हम आर्टिकल 44 को इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये सिर्फ पार्लियामेंट ही एक लॉ के थ्रू इसे अवेल करा सकती है। तो बहुत नेसेसरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना। आपको याद होगा जॉर्डन डिंगडे केस 1985 में कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि समय आ गया है कि जो मैरिजेस हैं उन पे यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल हो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट। क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि बहुत सारे ऐसे फैमिली मैटर्स आ रहे हैं जो अलग अलग रिलीजन से लोग आते हैं और जो मैरिज है वो सोलमनाइज कर लेते हैं, और उसके बाद हमें उस मैरिज को उसमें जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं उनको रिजॉल्व करने में या फिर उसको फाइनली उस मैरिज को डिसॉल्व करने में इश्यूज आते हैं, क्योंकि वो अलग अलग रिलीजन से लोग होते हैं। तो ऐसे में अगर एक कॉमन सिविल कोड होगा तो कंट्री में कोर्ट का काम भी आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कोर्ट ने कहा था कि कॉमन सिविल कोड नेशनल इंटीग्रेशन को भी इंश्योर करेगा, एकता की बात करेगा, यूनिफॉर्मिटी की बात करेगा, और देश में जितनी भी कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज हैं उन सबको हटा देगा। तो कोर्ट ने 1985 में बहुत इंपॉर्टेंट ये बात रखी थी कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस टाइम कोर्ट ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से कहते हैं कि आप जल्द से जल्द यूसीसी लेके आइए। इनफैक्ट उसी समय मोहम्मद अहमद खान शाह बानो बेगम केस भी आया था जिसमें कोर्ट ने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी यही बात कहा था उस टाइम पे कि हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नेसेसरी लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं 1985 में की गई थी, दोबारा से 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट इसे रिआइट्रेट कर रहा है। यहाँ पे सिंगल जज बेंच थी, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जो अभी हाल ही में हाई कोर्ट में जिन्होंने डिसीजन दिया, वो ये कहती है कि 3 डिकेड से ज़्यादा हो चुके हैं। 1985 से आप देखिए 3 डिकेड्स हो चुकी हैं और गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ पे दोनों केसेस को, जॉर्डन केस को एज वेल एज जो शाह बानो केस है, इसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अब चलते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिससे दिल्ली हाई कोर्ट को ये जजमेंट देना पड़ा। देखो, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन आती है जिसमें एक फैमिली एक मैरिज को डिसॉल्व करने की बात की जाती है। कहा जाता है कि जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं वो मीना ट्राइब को बिलोंग करते हैं।
उन्होंने मैरिज की थी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के चलते। अब यहाँ पे वाइफ ये कह रही है कि हस्बैंड को डिवोर्स जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम एक मीना ट्राइब हैं, हम सेक्शन 2 क्लॉज 2 में हमें एक्सेप्शन मिलेगा कि हमें जो हमारी मैरिज का डिसोल्यूशन है वो मीना रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। एक बार समझ लेते हैं कि मीना ट्राइब कैसे काम करता है। देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 2 एचएमए का ये कहता है, हिंदू मैरिज एक्ट का ये कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो जो जिसको जो एक नोटिफाइड ट्राइब हो, जो जिसको गवर्नमेंट इस पूरे लॉ से बाहर रखना चाहे, हिंदू मैरिज एक्ट से बाहर रखना चाहे, तो उसको शेड्यूल ट्राइब को सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से बाहर रख सकती है। तो इसी के चलते जो आपके मीना ट्राइब्स होते हैं उनकी अपनी एक डिवोर्स की प्रक्रिया होती है, इनफैक्ट उनके अपने लोकल लॉज होते हैं। तो यहाँ पे ट्राइबल मीना में आप देखेंगे नाता का कॉन्सेप्ट चलता है, झगड़ा का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आप देखेंगे कि कोई भी फीमेल है वो मैरिज छोड़ के जा सकती है अगर उसका जो नया हस्बैंड है पुराने हस्बैंड को एक एलिमनी दे दे, पैसा दे दे शादी करने का, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से डिवोर्स हो सकता है। कोई हस्बैंड नई वाइफ ले आए, दूसरी शादी कर ले, तो जो पहले वाइफ थी वो छोड़ के जा सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको कोई भी एलिमनी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये पूरा पेट्रियार्कल सेटअप है, एक पूरा ये जो रिचुअल चलता आ रहा है मीना ट्राइब्स का, वो ये कहते हैं कि हम पे हिंदू मैरिज एक्ट जो है वह अप्लाई नहीं होता। हमारे अपने पंच पटेल होते हैं, पंच पटेल मिलके डिवोर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। वो दोनों पक्षों को सुनते हैं, डिसाइड करते हैं कि हस्बैंड की गलती थी तो हस्बैंड को रिप्रीमेंट किया जाता है, उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। वाइफ की गलती है तो वाइफ को रिप्रीमेंट किया जाता है, उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है मीना ट्राइब्स का वो एकदम डिफरेंट है डिवोर्स के केसेस में। यहाँ पे आप देखेंगे डिवोर्स क्रुएलिटी, क्रिमिनलिटी, लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फैमिली के केस में मैन जो है वो मांग सकता है, आदमी से डिवोर्स मांगा जा सकता है, वुमेन से मांगा जा सकता है कि अगर वो बच्चे रेज नहीं कर पा रही है, फैमिली का ध्यान नहीं रख पा रही है। तो इस तरह के ये जिसको हम कहते हैं पेट्रियार्कल चीज़ें हैं या फिर जो रूडिमेंट्री एस्पेक्ट्स हैं वो चलते आ रहे हैं, काफ़ी पुराने ये चीज़ें हैं, ये चलती आ रही हैं। तो यहाँ पे वाइफ ने यही कहा इस केस में कि हमारी शादी ज़रूर हिंदू मैरिज एक्ट में हुई थी, लेकिन हमें डिवोर्स जो है, जो दिल्ली हाईकोर्ट का केस उसमें कहा गया कि हमें डिवोर्स जो है वो मीणा ट्राइब के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। तो उसने वाइफ ने यही कहा कि मैं डिवोर्स यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट के केस में नहीं लूंगी, मैं लूंगी एक मीना ऑर्डर से। अब मीना ऑर्डर में केस क्या होगा कि पूरा एक पंच पटेल बैठेंगे, 5 पंच बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे किसकी गलती है। उसमें फिर ये भी देखा जाएगा किसने किसको एलिमनी देनी है। अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है तो फिर वाइफ दूसरी शादी करना चाहती है तो हस्बैंड जो है वो नए हस्बैंड को पैसा देगा। तो ये पूरा का पूरा मैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्डनेस को शो करता है। और इसी बात को लेके यहाँ पे जज ने कहा कि यहाँ पे ये जो राइट्स हैं, जो कस्टमरी लॉज हैं, ये साथ साथ नहीं चलते। एक तरफ हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम कस्टमरी लॉज की बात करते हैं, तो ये हैंड इन हैंड नहीं चलते। इसलिए आप इन कस्टमरी लॉज को हटा के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ और फंडामेंटल राइट जो हैं लोगों के वो इंश्योर करो। यहाँ पे ये बात कोर्ट ने बोली। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आप देखेंगे कि आर्टिकल 366 में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर मेंशन है कि शेड्यूल ट्राइब्स कौन होते हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए गवर्नमेंट 342 में लॉज बना सकती है। तो उसी के चलते सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में यहाँ पे क्लियर एक एक्सेप्शन रखा गया है कि कोई ट्राइब्स हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट में ना होके अपने लोकल रिचुअल से अपने आप को, अपनी मैरिज के डिसोल्यूशन को गाइड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक मुस्लिम रिलीजन में ही अप्लाई नहीं होता, हमारे ट्राइबल्स में भी, हिंदू ट्राइबल्स में भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने तो ये कहा था, जब उस फीमेल ने पिटीशन फाइल की फैमिली ट्रायल कोर्ट में और ये कहा कि मुझे डिवोर्स जो है वो मीना रिचुअल्स के अकॉर्डिंग चाहिए, तो ट्रायल कोर्ट तो मान गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा जब आप लोगों ने शादी की थी तब आपने हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू करी, अब आपको डिवोर्स चाहिए तो आप मीरा कस्टम्स के थ्रू कर रहे हो। तो हाई कोर्ट ने कहा हम ये चीज़ अलाउ नहीं करेंगे। और इसी के चलते यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नेसेसरी है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड से यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जितने भी ये कस्टमरी लॉज हैं, बैकवर्ड लॉज हैं, ये सारे हटा दिए जाएंगे। और जब बैकवर्ड लॉज हटा दिए जाएंगे तो सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेसिव हो जाएगी। तो क्लियर कट यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्शन दिया फ्राइडे को और ये कहा कि यहाँ पे 6 मंथ के अंदर अंदर फैमिली कोर्ट को बोला कि आप इनके डिवोर्स की एप्लीकेशन को फाइनल कीजिए, डिस्पोज कीजिए और दोनों को डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट को ये एक बड़ी बात हो जाती है, कोर्ट को लगा कि यार शादी करते समय ये लोग हिंदू मैरिज एक्ट का यूज़ कर रहे हैं, फिर बाद में ये अपने ट्राइबल एस्पेक्ट्स को आगे लेके आ रहे हैं, अपने ट्राइबल रिचुअल्स को आगे लेके आ रहे हैं। इसलिए क्लियरली कहा गया कि जो पर्सनल लॉज हैं वो एक कन्फ्लिक्ट अराइज करते हैं। और मैं यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को एक लेटर भी भेजा गया है कि जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी की जाए। जो भी पुरानी लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, पुराने कोर्ट के केसेस हैं, उनको स्टडी किया जाए और एक प्रॉपर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो देश के लिए डिज़ाइन किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इंटर मैरिजेस हो रही हैं, रिलीजियस मैरिजेस हो रही हैं, इंटर कास्ट मैरिजेस हो रही हैं, और इसके चलते कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यूसीसी रहेगा तो एक कॉमनैलिटी रहेगी, वर्किंग में कॉमनैलिटी रहेगी, फैमिली के केस में कॉमनैलिटी रहेगी, मैरिज के केस में, मैरिज डिसोल्यूशन डिवोर्स के केस में, साथ ही साथ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस चाइल्ड अडॉप्शन के केस में एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, ये जितने भी पर्सनल लॉज हैं, कोर्ट ने ये भी कहा, ये सारे एंटी वुमेन हैं। मतलब ये वुमेन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, पेट्रियार्कल माइंडसेट से बनाए गए थे, पितृसत्तात्मक समाज के लिए बने हैं। वुमेन इसमें हमेशा से एक नेगेटिव साइड रहती है, वुमेन हमेशा से इसमें एक विक्टिम की तरह बन जाती हैं। तो ये विक्टिमाइज कर देते हैं वुमेन को। इसलिए यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा कि यूसीसी रहेगा तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 भी यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा, आर्टिकल 15 भी इंश्योर किया जाएगा, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ भी इंश्योर किया जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इतने सारे राइट्स को इंश्योर कर सकता है और पर्सनल लॉस को बाहर निकाल सकता है सोसाइटी से। तो इसलिए क्लियरली कहा कि जजमेंट जो है कम्युनिकेट कर दी जाए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को और एक नेसेसरी एक्शन लिया जाए, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द लाया जाए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट अभी पहली बार ऐसा कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इससे पहले आप देखेंगे हमारे चीफ जस्टिस बोबडे साहब ने भी कहा था, ऑनरेबल जस्टिस ने यही कहा था, एक्स जस्टिस ने यही कहा था कि यूसीसी बहुत नेसेसरी है। एक बार गोवा जाके देखो, पता चलेगा कि वहाँ कितनी इक्वालिटी है। और स्टेट को यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहा था कि आप जल्दी तैयारी कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की, क्योंकि जो पर्सनल लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा क्लैशेस क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं और लोग उनसे बेनिफिट में नहीं रहते। और स्पेसिफिकली वुमेन जो हैं उनको बेनिफिट नहीं होता, वो हमेशा डिस्क्रिमिनेटेड रह जाती हैं इन पर्सनल लॉस के चलते। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए तो किस तरह से लाया जा सकता है, क्योंकि ये एक नेसेसरी रिफॉर्म है देश में इक्वालिटी को इंश्योर करने का। तो इस तरह के और टॉपिक्स मैं लाता रहूँगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। यूपीएससी IAS प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे यहाँ परचेज कर सकते हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट पे studiiq.com या हमारी ऐप से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।